नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और ईवीएस का तीसरा लेक्चर आप लोगों के सामने है। नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, नए पैटर्न के अकॉर्डिंग ईवीएस किस तरह से हमें अच्छे से करना है, इन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने ईवीएस का एक टॉपिक देखा था वाटर, उसके अंतर्गत उसके जितने अंग हो सकते हैं उसको हम लोग कंप्लीटली डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन हम उससे करने की कोशिश करेंगे, तब एक टॉपिक जाके क्लियर होगा। तो चीज़ों को लेकर शुरू करते हैं, समय वेस्ट नहीं करते हैं और सिर्फ स्ट्रैटेजी तक पे काम नहीं करना है। मैक्सिमम लोग आजकल आपको स्ट्रैटेजी के बारे में बताते होंगे कैसे पढ़ना है, लेकिन पढ़ाएगा कोई नहीं जल्दी, है ना। यहाँ पे लेकिन सिर्फ पढ़ाई होगी। तो 2 लेक्चर अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लीजिएगा, थोड़ी सी कंटिन्यूटी बन जाएगी। तीसरे लेक्चर में हम लोग फिर से चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते हैं और किस तरह से ईवीएस के 5-6 टॉपिक्स को कैसे कवर अप करना है वो देखते हैं। और जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि ईवीएस 10 मार्क्स का आएगा, वो बहुत बड़े संकट में पड़ सकते हैं। ईवीएस एटलीस्ट 30 से 40 मार्क्स का आएगा और आपके सिलेक्शन के बीच में बहुत बड़ी बाधा भी बनेगा, ये निश्चित है। चलिए, हम लोगों ने शुरू किया था वाटर के 2 एक तरह से लेक्चर हो चुके थे और इसमें तीसरा सेक्शन हम लोग देखने जा रहे हैं। जैसा मैंने बताया था कि जल को, वाटर को हमें सिर्फ तीसरी चौथी क्लास के हिसाब से नहीं पढ़ना है, हमें 12th लेवल के हिसाब से पढ़ना है। तो उसके वेरियस एस्पेक्ट्स को हम लोग कवर अप कर रहे थे, जिसमें कि साइंटिफिक एस्पेक्ट्स होता है और ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स होते हैं, भौगोलिक चीज़ें जल की और पानी की जो रासायनिक चीज़ें हैं उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। इसके अंतर्गत हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हम देखते हैं इसके वाटर से रिलेटेड, वाटर कंजर्वेशन के ऊपर बहुत सारी बात होती है। जल का संरक्षण, क्वेश्चन यही आ जाएगा, जल का संरक्षण क्यों जरूरी है। बिकॉज पृथ्वी पे वैसे तो जल बहुत आयत में है, बहुत ज़्यादा मात्रा में है, करीब 70% के आसपास जल है, लेकिन जो पीने योग्य, मनुष्य के यूज़ करने के योग्य लगभग 2.5% के आसपास ही है। 2.5% या मैक्सिमम 3% मान लो, 2.5 ही होता है वैसे तो, है ना। जिसमें ग्लेशियर्स भी हो गए, ज़मीन का पानी भी हो गया, झीलें भी हो गई, सब कुछ हो गया। ये क्या सोर्स होता है? ये होता है मीठे पानी का सोर्स। वो पानी जो हम यूज़ कर सकते हैं। मीठा पानी, खारा पानी किसे बोलते हैं? सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर। वो पानी मीठा बोला जाता है जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स नहीं होते हैं, है ना, जिसकी वजह से पानी हार्ड नहीं होता है, सॉफ्ट रहता है और पीने योग्य होता है। जो जिसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स जटिल लवण होते हैं, वो समुद्री पानी उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। सलाइन वाटर इसको बोलते हैं। उसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है। साधारण भाषा में हम लोग उसको नमक बोल देते हैं, लेकिन वो बहुत सारे डिफरेंट टाइप के सॉल्ट्स होते हैं। अब इसीलिए पानी कम है, इसीलिए हमें इनका यूजेस को नियमित करना होता है, इसको बचा के रखना बहुत जरूरी है, जिसके लिए कि वाटर कंजर्वेशन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा पक्की बात, गारंटी के साथ। बिकॉज यूनाइटेड नेशन से लेके पूरी दुनिया के लगभग हर देश इस बात को मानते हैं कि पानी का संरक्षण बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसीलिए ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है बच्चा, सतत विकास लक्ष्य, सतत विकास लक्ष्य, उसमें बहुत सारे 17 समिला के लक्ष्य रखे गए हैं कि जो 2030 तक जो पूरे करने हैं। इसके अंतर्गत जो गोल नंबर 6 है वो वाटर कंजर्वेशन से निकला हुआ है, वाटर गोल बोलते हैं उसको। क्वेश्चन आ जाए कि एसडीजी गोल्स में कौन सा गोल है जो कि वाटर कंजर्वेशन की बात करता है, तो हम वो भी कर देंगे। गोल नंबर 6, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बेसिकली कुछ 2015 में लक्ष्य निर्धारित किए गए कि 2030 तक विश्व के सभी देश इन लक्ष्यों को प्राप्त कर लें। और वो लक्ष्य ऐसे हैं कि प्राकृतिक संसाधनों को किस प्रकार से हम काबू में लाएं, उसके यूज़ को काबू में लाएं, ताकि भविष्य के लिए भी चीज़ें बच पाएँ। उसी में 17 इंपॉर्टेंट लक्ष्य हैं। इसमें दुनिया में रैंकिंग भी निकलती रहती है कि कौन सा देश कैसा परफॉर्म कर रहा है। अभी वो लक्ष्य अचीव नहीं हो पाए हैं, ठीक है। 2030 तक कोशिश करनी है कि अचीव हो जाए। बहुत से देश उसमें मेहनत कर रहे हैं, बहुत से देश झूठी मेहनत भी कर रहे हैं। उन सब बारे में हम लोग को पता होना चाहिए। तो वाटर का संरक्षण भी, जल का संरक्षण भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इसी के अंदर कंसेप्ट है और ये हमारे पेपर में पूछा जाता है। तो यहाँ हो गया वाटर कंजर्वेशन कैसे कैसे हो सकता है। वाटर कंजर्वेशन तो सबसे पहले होता है, एक क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू में कि सबसे ज़्यादा वाटर वेस्ट का, सबसे ज़्यादा वाटर की जो स्कार्सिटी है, कमी है, वो किस रीज़न से होती है? वो होती है पानी का वेस्ट करने से। 10 रुपये की टैब नहीं लगाते लोग, बाहर पानी बहता रहता है। आप लोगों ने रियलिटी देखी होगी, भारत के किसी शहर में अगर आप रहते होंगे तो वाटर वेस्टेज जो है वो प्राइम रीज़न है वाटर स्कैरसिटी का, पानी की कमी का। सबसे प्राइम रीज़न क्या है? वो जल का एक प्रकार से लापरवाही के साथ उसे वेस्ट कर देना, व्यर्थ कर देना। जैसे आप शेव कर रहे हैं तो टैब खोल दिया, टैब में से पानी बहे जा रहा, 20 मिनट तक टैब वो खुला रहा, पानी बहता रहा और आपको आधे मग्गे की बस ज़रूरत थी, लेकिन आपने 2 बाल्टी पानी निकाल दिया। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो इसी चक्कर में पूरी दुनिया में जो जल का एक प्रकार से कह सकते हैं ना कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वाटर का अलग अलग कंट्रीज़ के हिसाब से बहुत अलग है। भारत जैसे देश में लोगों को 2 गैलन
पर हेड भी नहीं मिल पा रहा है, और अमेरिका जैसे देश में 55 गैलन पर हेड पे वाटर की अवेलेबिलिटी है, और वहाँ पे लोग ज़्यादा वेस्ट भी करते हैं। तो जो विकसित देश हैं वो इसको ज़्यादा वेस्ट करते हैं। तो हमें ऐसे तौर तरीके पहली बात तो अपनाने की नीड है जहाँ वाटर कंजर्वेशन हो सके। ये मैं वो लेक्चर आपको दे रहा हूँ जिसमें आपकी एक समझ डेवलप होगी। सिर्फ रॉकेट की तरह हमें सिर्फ क्वेश्चन के ऊपर बच्चा नहीं जाना है। ये कंसेप्ट आप पूरा पढ़ लेंगे तो हमें कैसे भी क्वेश्चन आएंगे उड़ा देंगे हम लोग, ठीक। तो ये तो हो गया जनरल एस्पेक्ट से किस प्रकार से वाटर कंजर्वेशन हमारे लिए ज़रूरी है। अब आते हैं कि क्या क्या चीज़ें कर रही हैं। वाटर कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है। पहला है कि उसका पॉल्यूशन रोका जाए, जो वाटर कंटेमिनेट हो रहा है, वाटर में जो दिक्कतें आ रही है, खासतौर से जल प्रदूषित जो हो रहा है, नदी नाले, जो नमामि गंगे जो भारत सरकार की बहुत बड़ी स्कीम चल रही है कि किस प्रकार से गंगा रिवर को क्लीन किया जाए, एक प्रकार से नदियों को किस प्रकार से साफ़ रखा जाए। बिकॉज जो रिवर्स लेक्स हैं ये हमारे पीने वाले पानी का बहुत बड़ा सोर्स है और अल्टीमेटली ग्लेशियर से जुड़ी हुई हैं, लेकिन जैसे ही मैदान में आती हैं भयंकर तरीके से पॉल्यूशन हो जाता है। तो उस पर ध्यान देना होगा। कुछ तरीके अपनाए गए हैं जिससे कि जल संरक्षण हो सकता है। तो इसमें से सबसे मेन इंपॉर्टेंट है वो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, है ना। वर्षा का जो जल है वो सबसे शुद्ध माना जाता है, प्योरेस्ट फॉर्म मानी जाती है वाटर की। इतना प्योर होता है कि उसमें इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो नहीं करता प्योर वाटर में, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने के लिए भी आपको उसमें आयंस होनी चाहिए, थोड़ी इंप्योरिटी होनी चाहिए। क्वेश्चन ये भी आता है, क्या प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? जी नहीं, प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। जब तक उसके अंदर सॉल्ट नहीं होंगे, आयनाइजेशन नहीं होगा, तब तक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। दूसरी बात, रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। ये क्या होता है? वर्षा के जल को एकत्रित करके साफ़ सुथरा करके रख लेना और उसे फिर अपने कंजम्पशन में, यूज़ में लेना। खास तौर से इस रेन वाटर हार्वेस्टिंग को राजस्थान या ऐसी जगह पे बहुत यूज़फुल होता है जहाँ वर्षा कम होती है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। और अब तो भारत सरकार लगभग काफ़ी नियम बना चुकी है कि जो भी सरकारी प्रतिष्ठान हैं, जो बड़े बड़ी सोसाइटीज़ हैं, उनको रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए उपक्रम करना जरूरी है। बारिश हुई, छतों पर पानी गया और बह के नालों में चला गया, वो पानी ख़राब हो गया। उस पानी को अगर हम वेस्ट होने से बचाने के लिए अगर ये उपक्रम लगाएं, नीचे हौद बनाएं अपने बिल्डिंग के नीचे, है ना, इस तरह के सिस्टम लगाए कि पानी को प्रिजर्व करके रखा जा सके, कुछ दिन तक उसको संरक्षित रखा जा सके, तो ये आता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग में बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपका वाटर कंजर्वेशन के लिए। दूसरी चीज़ है, नदियों को प्रदूषित होने से बचाया जाए। इसके लिए कुछ प्लांट होते हैं, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है। जो घर से निकलने वाला जो दूषित जल है, जो सीवेज का, हमारे नहाने धोने का, हमारे डेली लाइफ में यूज़ होने वाले का जो एक प्रकार से वेस्ट है वाटर का, वो उसको ट्रीटमेंट करके फिर से यूज़ करने की कंडीशन में ले आता है ये उपक्रम। एसटीपी बोलते हैं इसको। इससे जो हम लोगों का सेप्टिक टैंक का जो वाटर होता है, जो लिक्विड होता है, प्लस हम नहाने धोने से जो पानी जाता है, गंदा होता है, वेस्ट होता है, वो नालों से होके पहुंचता है एसटीपी टैंक में और वहाँ ट्रीटमेंट होके पुनः यूज़ करने की कैटेगरी में आ जाता है, इवन पीने तक की कैटेगरी में भी आ जाता है। तो एसटीपी प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका प्लांटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जो हाउस होल्ड सीवेज है, जो घरों से निकलने वाला जो सीवेज का पानी है, अगर उसको हम प्रॉपर चैनलाइज करके उसका यूज़ करें तो उसका बहुत बड़ी पीने की जो पानी की जो स्कार्सिटी है, उस समस्या से हम लोग निजात पा सकते हैं। एक मिनट, ठीक। अब दूसरी चीज़ है ईटीपी। ईटीपी बोलते हैं बच्चे एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। ये इसकी फुल फॉर्म आ सकती है। देखो ये क्या होते हैं, ये होता है इंडस्ट्रीज़ के लिए, काम ऐसा ही है। इंडस्ट्रीज़ जो बड़ी बड़ी रासायनिक कंपनियां हैं, जो ऐसी कंपनियां हैं जो कि जल प्रदूषण करती हैं, है ना, तो वहाँ पे ये ईटीपी प्लांट लगाना कंपलसरी होता है, जिससे कि पहले वो कचरा जाएगा ईटीपी में, जो उस गंदा पानी है, यहाँ से ट्रीटमेंट होके इसमें से हार्मफुल केमिकल को रोक लिया जाएगा और फिर पानी को नदी नालों में छोड़ा जाएगा, ताकि जो नदियाँ हैं वो प्रदूषित ना हों या उनमें ऐसे रसायन ना पहुँचे जो कि मनुष्य के लिए हानिकारक हैं, जो यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा, जो नदियों में जो लोग डेली बेसिस की एक्टिविटी करते हैं, उसको किस प्रकार से रिड्यूस किया जाए। जैसे नहाना धोना वो कर रहे हैं ना, और अदर एक्टिविटीज़ करते हैं, उसको किस प्रकार से अवॉइड किया जाए। तो ये दो तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं भैया, इसको आप लोगों को ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। फिर एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, इसको तो बाद में करेंगे, बोले यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन ना हो, यूट्रोफिकेशन क्या फिनोमेना होता है कि पानी में जब बहुत ज़्यादा रसायन की मात्रा, मतलब फर्टिलाइज़र की मात्रा बढ़ जाती है, तो उसमें ना पानी के अंदर एल्गी उग जाती हैं, जो आप लोगों ने जलकुंभियाँ देखी होंगी। आप एक एग्जांपल दे रहा हूँ, खेत है, खेत में खूब उर्वरक डाल के खेती की तैयारी हो रही है, बारिश हुई, तो बारिश होने से वो पानी जो है वो खेतों में से होके तालाब में आ गया, तालाब में आया तो खेत का उर्वरक फर्टिलाइज़र भी उसमें आ गया। तो जैसे ही फर्टिलाइज़र आता है, फटाफट उसमें काई जम जाती है, जलकुंभियाँ उग जाती हैं। इससे क्या हो जाता है कि जो पानी होता है प्रदूषित हो जाता है और ऊपर बीच में ऑक्सीजन
का जो चेंज है वो खत्म हो जाता है। इससे पानी के नीचे की जो जलीय संपदा होती है वो नष्ट होने लगती है, पानी पॉल्यूटेड होने लगता है। तो ये यूट्रोफिकेशन का फिनोमेना भी आपको आना चाहिए, पेपर में आ सकता है। ठीक है, मैं आपको ये हल्का सा ब्रशअप इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज जब एमसीक्यू क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें हम डिटेल से भी इस कंसेप्ट को लेके पढ़ेंगे। तीसरी चीज़ है पानी के संरक्षण के लिए जल प्रदूषण। ये तो मैंने क्वेश्चन लिखा था कि सबसे मेन कारण क्या है पानी की कमी होने के कारण, वेस्टेज ऑफ वाटर। वेस्टेज ऑफ वाटर। चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं वो व्यक्ति हूँ जो सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत ज़्यादा साम दाम दंड भेद नहीं अपनाता हूँ, ना बैक करता हूँ। हाँ, लेकिन अगर आपको चैनल थोड़ा भी ठीक लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। ये आप जो सब्सक्राइब करेंगे तो आप ये एक सम्मान बस इस चैनल के लिए, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। डेली बेसिस पर उसमें करंट अफेयर आ रहा है, चीज़ें आ रही हैं, क्वेश्चन भी आने शुरू होंगे, वो बहुत फ़ायदा करेगा आप लोगों को। ठीक, चलिए अब वाटर पॉल्यूशन, वाटर कंजर्वेशन की राह में एक बहुत बड़ा रोड़ा है जल प्रदूषण। भाई बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत बड़ी ज़बरदस्त समस्या है ये। पानी के अंदर है ना, जब गैर ज़रूरी पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है तो वाटर पॉल्यूटेड माना जाता है ना। ऐसी चीज़ें जो पानी की जो रासायनिक और भौतिक जो स्वरूप है उसको बदल देती हैं, केमिकल और फिजिकल फीचर्स को में चेंज आने लगता है, तो वो सिचुएशन में माना जाता है कि पानी पॉल्यूटेड है। अब कौन सा पानी कितना पॉल्यूटेड है उसको मापने की इकाई क्या है, उसको मेज़र करने की यूनिट क्या है, उसको बोलते हैं BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, BOD। जिस जगह पे BOD ज़्यादा होगा पानी का, वो पानी उतना ज़्यादा पॉल्यूटेड माना जाता है। BOD क्या होता है, हमारे पानी के अंदर ये मान लीजिए साधारण भाषा में कि कुछ अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो कि ऑक्सीजन लेते रहते हैं और पानी को लगातार साफ़ करते रहते हैं, उसमें से इम्प्योरिटीज़ को रिड्यूस करते रहते हैं। और जब उन बैक्टीरियाज़ को ज़्यादा ऑक्सीजन की नीड होने लगती है, उनके ऊपर लोड ज़्यादा पड़ने लगता है पानी साफ़ करने का, इट मीन्स वहाँ पॉल्यूशन बढ़ गया है। तो जितना ज़्यादा BOD, जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड, उतना ज़्यादा पानी का पॉल्यूशन। दैट्स ऑल। ठीक है, डन हो गया। तो पानी के प्रदूषण से बचे जाना जरूरी है। इसका क्या क्या कारण है, एक तो जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो, फिर सीवेज का पानी है वो, इसके साथ साथ जो हमारे जो नदियों के किनारे जो डेली लाइफ एक्टिविटीज़ है वो एक रीज़न है। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर में अपनाए जाने वाले नए नए तरीके, वो एक बहुत बड़ा रीज़न है। सॉइल पॉल्यूशन भी एक बहुत बड़ा रीज़न है वाटर पॉल्यूशन का। ये स्टेप्स हैं, कुछ लिखने पड़ेंगे आपको, बिकॉज हम लोग उस स्तर पे हैं कि आपको सिर्फ 5वीं 6वीं के बच्चे की तरफ आप एक एक चीज़ नोट डाउन करने के लिए नहीं मिलेगी, आपको खुद से नोट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसको हमें कर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसके लिए हमें आदर्श रूप से क्या क्या चीज़ें हो सकती है। एक बड़ी जो सिचुएशन हम झेल रहे हैं क्लाइमेट चेंज की। क्लाइमेट चेंज का सीधा इफेक्ट है वाटर के ऊपर। क्लाइमेट चेंज से क्या हो रहा है, टेम्परेचर ना पृथ्वी का बढ़ रहा है ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। बताऊंगा ग्रीन हाउस इफेक्ट बाद में अगली क्लासों में। टेम्परेचर बढ़ रहा है, इससे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो ग्लेशियर पिघल के ना नदियों के थ्रू समुद्र में जा रहे हैं, पानी खराब हो रहा है। समय से पहले ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो मिसयूज़ हो रहा है वो, पृथ्वी का तापमान में बदलाव आ रहा है, बिकॉज जब बर्फ़ पिघलती है तो टेम्परेचर काफ़ी ठंडा होने लगता है। तो इस वजह से काफ़ी सारे मौसमों में परिवर्तन आ गया है, जिसकी वजह से क्रॉप साइकिल, लोगों के अलग अलग फसलों के साथ साथ जो जीवन शैलियाँ हैं उसमें बदलाव आ रहे हैं, और एक ग्लोबल थ्रेट हो गया है ना। और इसकी वजह से भी जो वाटर स्कैरसिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा लेक्चर था वाटर के ऊपर मैं एक लेक्चर और लूँगा, फिर उसके बाद हम MCQs का एक लेक्चर लेंगे और चीज़ें डन हो जाएंगी। फिर आपको लगेगा कि हाँ, वाटर जैसा एक टॉपिक ख़त्म हुआ है। ठीक है, कैसा लगा लेक्चर मुझे प्लीज़ बताइएगा। आपको अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, और अपने कुछ उन दोस्तों तक चैनल को जरूर भेजिएगा जो KVS के लिए सीरियसली लगे हुए हैं। कोई ब्लैबरिंग नहीं, कोई बकवास नहीं, सिर्फ काम की बात, सच में, क्योंकि आपके लिए काम की बात ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि बहुत कम लोग करते हैं, बिकॉज काम की बात को बहुत कम लोग देखते भी हैं, ये भी सच है। थैंक यू।